मित्रों नमस्कार। मित्रों, आने वाला लोकसभा का चुनाव यानी 2029 का चुनाव बढ़ी हुई सीटों के साथ हो सकता है। यानी जो अभी लोकसभा में 543 सीटों पे चुनाव होता है, वो चुनाव 750 सीटों पर। मित्रों, सबसे पहले ये खबर देखिए, बढ़ी सीटों के साथ हो सकता है 2029 का लोकसभा चुनाव। 2002 के परिसीमन कानून में 2026 के बाद की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन करने का है प्राविधान। 2027 में जनगणना होने पर नए परिसीमन का रास्ता हो जाएगा साफ। 543 की बजाय 750 हो सकती हैं सीटें। ये दैनिक जागरण की खबर है। तो मित्रों, आपने खबर देखी। खबर में स्पष्ट है कि आने वाला लोकसभा का चुनाव यानी 2029 का लोकसभा चुनाव बढ़ी हुई सीटों के साथ हो सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम यही समझते हैं कि अभी की लोकसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है और राज्यवार मतलब किन राज्यों में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, भारत की वर्तमान लोकसभा में कुल 545 सांसदों की संख्या है। इन 545 में से 543 यानी 543 ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी चुन के आते हैं, और 2 सांसदों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। इस प्रकार से संख्या कुल लोकसभा में 545 की होती है। अब अगर हम राज्यवार स्थिति देखेंगे कि किन राज्यों को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित हैं, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को 80 सीटें मिलती हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र को 48 सीटें मिलती हैं, पश्चिम बंगाल को 42 सीटें मिलती हैं, बिहार को 40, तमिलनाडु को 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान 25, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, असम 14, इसके अलावा झारखंड 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, दिल्ली 7, जम्मू कश्मीर 5, उत्तराखंड 5, हिमाचल 4, अरुणाचल प्रदेश 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, गोवा 2, मेघालय 2, सिक्किम 1 सीट, पांडुचेरी 1 सीट, नागालैंड 1 सीट, लक्षद्वीप 1 सीट, दमन दीव 1 सीट, दादर एंड नगर हवेली 1 सीट, लद्दाख 1 सीट, चंडीगढ़ 1 सीट, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह 1 सीट, मिजोरम 1 सीट। ये कुल मिलाकर 543 सीटें होती हैं, जिसमें पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल हैं। अब मित्रों, 2002 में एक परिसीमन कानून आया था। तो 2002 में जो परिसीमन कानून आया था, यह कानून क्या कहता है, सबसे पहले हम यह समझते हैं। इस कानून में 2026 के बाद ही जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का प्रावधान था, और इसीलिए यह माना जा रहा था कि 2031 की जनसंख्या के बाद परिसीमन होगा और सीटों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना की वजह से टल गई थी, और अब यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 2027 में जनगणना करवा सकती है। तो अगर 2027 में जनगणना होती है, तो उस जनगणना के आधार पे 2029 के चुनाव से पहले परिसीमन किया जा सकता है।
हालांकि 2002 परिसीमन कानून के तहत यह भी कहा गया था कि बिना सीटें बढ़ाए जनसंख्या वितरण के आधार पर परिसीमन किया जा सकता है, और इसी प्रावधान के तहत 2008 में लोकसभा का परिसीमन हुआ भी था। लेकिन उस परिसीमन में क्षेत्रों का फेरबदल अवश्य हुआ, लेकिन सीटें जस की तस बनी रही। यानी 543 सीटों पे पहले भी चुनाव होते थे और 2008 के परिसीमन के बाद भी 543 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं। तो मित्रों, 2027 में जनसंख्या की गणना के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नया परिसीमन होगा, और ये माना जा रहा है कि नए परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें 750 हो सकती हैं। अब इस परिसीमन में एक पेच भी है जो बार बार फंसेगा, और वह पेच है दक्षिण राज्यों का विरोध। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस परिसीमन का दक्षिण के राज्य क्यों विरोध कर रहे हैं। तो मित्रों, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोकसभा की सीटों का वितरण जनसंख्या के आधार पर हुआ था, और आगे भी ऐसा होना प्रावधानों में लिखा गया है कि ऐसे ही सीटों का वितरण किया जाएगा। अब एक छोटे से उदाहरण के साथ मित्रों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। उत्तर के राज्यों का यह आरोप है कि हमें जनसंख्या के आधार पर हमारा प्रतिनिधित्व कम है। अब यह कैसे कम है इसको भी मैं समझाता हूं। जैसे उत्तर भारत के दो राज्य आप उठा लीजिए, बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और बिहार की जनसंख्या मिला ली जाए तो पूरे भारत की जनसंख्या का 25% होता है, और इन दोनों प्रदेशों को मिलाकर जो लोकसभा की सीटें आवंटित हैं उनकी संख्या कुल 120 होती है। मतलब देश की जनसंख्या का 25% हिस्सा और सीटें उस पर 120। वहीं अगर हम दक्षिण के 4 राज्य उठा लें, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और इन राज्यों की कुल संयुक्त जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 21% होती है। जबकि लोकसभा सीटों की गणना अगर की जाए तो इन 4 राज्यों को मिलाकर कुल 129 सीटें आवंटित हैं, जिसका विरोध उत्तर के राज्य कर रहे हैं कि हमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। और इस लॉजिक के हिसाब से उनका यह कहना भी ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों का यह कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण पे काम किया, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बेहतर योजनाएं बनाई और अपने राज्यों में जनसंख्या विस्फोट होने से रोका, जिसके कारण से हमारी जनसंख्या नियंत्रित रही और उत्तर के राज्य जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़े कानून नहीं बना पाए, जिसके कारण उत्तर के राज्यों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती गई। और दक्षिण के राज्यों का जो यह तर्क है, इस तर्क से केंद्र सरकार भी वाकिफ है और उनके इस विरोध को वो समझती है, और इसीलिए
केंद्र सरकार ये चाहती है कि दक्षिण के राज्यों का विशेष ध्यान रखा जाए, उनके हितों का विशेष ख्याल रखा जाए, और इसीलिए उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच एक आनुपातिक प्रणाली के तहत सीटों को बढ़ाने की चर्चा की जा रही है। और इस आधार पे अगर सीटों के बंटवारे का फार्मूला निकलता है तो निश्चित तौर पर वो ठीक होगा। और दक्षिण भारतीय राज्यों का यह तर्क कि हमने जनसंख्या नियंत्रण पे काम किया, इसके लिए दक्षिण भारत के राज्यों की तारीफ होनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी उनके हितों के ध्यान के साथ साथ कुछ प्रोत्साहन देने के लिए भी ऐसा काम करना चाहिए जिससे अन्य राज्य भी प्रोत्साहित हों और अपने यहां जनसंख्या नियंत्रण को लेके कड़े कानून बनाएं भी और उन कानूनों का कड़ाई से पालन भी करवाएं। मित्रों, लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़े, यह आवश्यक है, देश के विकास के लिए आवश्यक है। और सिर्फ जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व मिल जाए और आप जनसंख्या बढ़ाते रहें और ये उम्मीद करें कि आगे भी ऐसे चलेगा, तो इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पे काम नहीं किया उनको दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट की वजह से दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड समस्या हो, मानव वन्य जीव संघर्ष हो, या विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हो। अगर बेतहाशा जनसंख्या बढ़ेगी तो इस प्रकार की घटनाओं में बढ़ोतरी होती रहेगी। और दक्षिण भारत के राज्यों ने अगर इस पे बेहतर काम किया है, जनसंख्या को नियंत्रित किया है, तो उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।